हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की 13वीं मैराथन क्लास है साइंस की। इसके पहले आपकी 12 मैराथन क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं और ये मैराथन क्लासेस में हम पढ़ते क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में ही आए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साथ ही आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को पढ़ते हैं और हर एक प्रश्न के साथ उसकी थ्योरी भी कवर करते चलते हैं। यानी यहाँ पे ये जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं, इनके द्वारा हम साइंस की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जाते हैं जो कि आपके एमपी फॉरेस्ट एग्जाम में ही बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की आगे भी आपके एग्जाम में पूरी पूरी संभावना है। तो उन टॉपिक से हम प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के द्वारा ही उस टॉपिक की पूरी थ्योरी भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यानी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो ही रही है, जिससे आपका एक बेस स्ट्रांग हो रहा कि हाँ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो रही है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। और हर एक क्वेश्चन के साथ एक टॉपिक एक क्वेश्चन और उससे पूरा टॉपिक की थ्योरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइंस की कंप्लीट तैयारी चल रही है। आज हमारी 13वीं मैराथन क्लास है। जो ये मैराथन क्लासेस चल रही हैं, इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सीक्वेंस में सारी आपकी मैराथन क्लासेस अपलोड हैं। आप वहाँ से जाके अपनी साइंस की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपने साइंस में पूरे पूरे नंबर लाना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। डेड डेज को पक्षियों का पूर्वज माना जाता है। एम्फीबियंस को यानी उभयचर को, फिश यानी मछली को, मैमल्स यानी स्तनधारी को, रेप्टाइल्स या फिर सरीसृप को किसको पक्षियों का पूर्वज माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स को पक्षियों का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, अब ये जो पाइसेस वर्ग या मछली किस वर्ग में आती हैं, मत्स्य वर्ग में आती हैं। तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो कि सामान्यतः कहाँ पे रहते हैं, पानियों में या फिर जल में पाए जाते हैं। इनके अगर हार्ट की बात की जाए तो इनके हार्ट में हमेशा 2 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष या 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और ये श्वसन किसके माध्यम से करते हैं, तो श्वसन करते हैं गिल्स के माध्यम से। ठीक, मत्स्य वर्ग पढ़ लिया आपने कि ये पानी में पाए जाते हैं, इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं और ये श्वसन गिल्स के माध्यम से करते हैं। जैसे शार्क मछली है, सी हॉर्स है जिसको घोड़ा मछली बोलते हैं, पत्थर मछली, ये सब किस में आते हैं, बायसेस वर्ग में आते हैं। दूसरा आ जाते हैं एम्फीबियंस या फिर उभयचर। ये कैसे जीव होते हैं, जो कि जल में भी रहते हैं और कुछ कंडीशन में स्थल में भी रहते हैं। तो जो जीव जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस या उभयचर वर्ग के जीव बोला जाता है। इन जीवों का जो लार्वा होता है ना, लार्वा पानी में बिल्कुल ऐसे तैरता है जैसे मछली तैर रहा हो। और ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो जीव होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी शीत रुधिर वाले ये होते हैं। ठीक है, और जो एम्फीबियंस वर्ग के जो जीव होते हैं वो हमेशा अंडा देते हैं। क्या देते हैं, अंडा देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेढक। ठीक है, हालांकि मेढक में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, आपका एम्फीबियंस वर्ग भी कवर हो गया। जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ हम उतनी ही बातें करते यहाँ पे चल रहे हैं। तीसरा आ जाता है रेप्टाइल्स या फिर सरीसृप वर्ग। इस वर्ग के जो भी प्राणी होते हैं ना, हमेशा कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, रेंग कर या फिर क्या बोलेंगे, सरक के चलते हैं। ठीक है, इनमें श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो इसमें श्वसन होता है लंग्स के माध्यम से या फेफड़ों के माध्यम से श्वसन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कौन से जंतु आ जाते हैं, तो इनमें सांप आते हैं। क्या आते हैं, सांप आते हैं, जैसे किंग कोबरा है, वाइपर रसैली है, रिटल सांप है। ये सब किस वर्ग में आते हैं, ये सारे रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं। अब आ जाते हैं मैमल्स पे। तो मैमल्स या फिर स्तनधारी कैसे होते हैं, सामान्यतः जो भी मैमल्स होते हैं उनमें 4 पैर होते हैं, 4 पैर वाले होते हैं। और ये हमेशा जल में नहीं रहते, कहाँ पे रहते हैं, स्थल में रहते हैं। ये जमीन पे रहने वाले प्राणी होते हैं। इनमें श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो इनमें श्वसन होता है लंग्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, लंग्स के माध्यम से होता है। अब जो मैमल्स होते हैं ये हमेशा इनके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। और एक बात और, जो एम्फीबियंस होते थे वो कोल्ड ब्लडेड होते थे, जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लड वाले होते हैं। क्या होते हैं, वार्म ब्लड वाले, यानी गर्म रुधिर वाले होते हैं। ठीक है, इनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं, लेकिन हाँ मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एर्गोट रोग का कारक एजेंट है? वायरस है, बैक्टीरिया है, हाई टेम्परेचर है या फिर फंगस है? जो एर्गोट रोग होता है ना, एर्गोट रोग किसके कारण होता है? तो एर्गोट रोग मेनली किसके कारण होता है? फंगस के कारण या फफूंद के कारण होता है। और जो एर्गोट बीमारी है ना, ये किस में होती है? अनाजों में होने वाली बीमारी है। खास करके जो राई होता है, गेहूँ, बाजरा, किस किस में? राई में, गेहूँ में, बाजरे में ये होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो एर्गोट रोग होता है, तो इसमें फफूंद के कारण जो अनाज के दाने हैं ना, वो काले हो जाते हैं और ऐसे काले या फिर बैंगनी रंग के हो जाते हैं और ऐसे थोड़े से लंबे हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कठोर हो जाते हैं, काले हो जाते हैं या फिर कैसे हो जाते हैं? बैंगनी रंग के हो जाते हैं। ये जो चीज़ें बताते चल रही ना, आप इसको नोट भी करते चलिएगा। और ये जो दाने होते हैं, ये लंबे काले दिखने लगते हैं, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? इन्हीं को ही एर्गोट बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एर्गोट बॉडी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या है? तो ये इसका नुकसान ये है कि जो भी फसल है उसकी उपज कम हो जाएगी। ठीक है, फसल की जो उपज है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर ये अनाज, ये जो एर्गोट बॉडी वाला अनाज जो है, इसको अगर कोई भी मनुष्य खा लिया, कोई भी ह्यूमन खा लिया, तब क्या होगा? उसमें जहर जैसे फैल जाएगा और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एर्गोटिज्म। क्या बोला जाता है? एर्गोटिज्म। अगर ये अनाज कोई व्यक्ति खा लिया है तो उसमें जहर फैल जाएगा और उस बीमारी को क्या कहा जाता है? एर्गोटिज्म कहा जाता है। तो एर्गोट रोग किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। हाँ, थोड़ा सा फंगस का नाम भी याद कर लीजिए। फंगस का नाम क्या होता है? क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। क्या होता है? क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। ये फंगस का नाम है जिसके कारण एर्गोट रोग होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 12.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हाइड्रोजन होता है उसकी परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट में संश्लेषित किया जाता है कहाँ पे? ब्रूनर्स में, ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं, किडनी में, लीवर में या फिर स्टमक यानी आमाशय में। कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषित या सिंथेसिस किया जाता है? तो आंसर देखिए, ये तो सबको पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर में संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये लीवर है क्या? तो लीवर क्या है? ये शरीर की सबसे बड़ी और भारी ग्लैंड है, सबसे बड़ी। लगभग ये कितनी होती है? 1.5 किलोग्राम। अगर पाउंड में पूछा जाए तो 3 पाउंड की ये होती है। ये भी पूछा जाता है कि लीवर का वजन कितना है, पूछा जाता है। तो कितना होता है? 1.5 केजी या 3 पाउंड का होता है। ये कहाँ होता है? जो आपका उदर गुहा होता है ना, उसके ऊपर, उदर गुहा में ऊपरी भाग में दाहिनी ओर ये क्या होता है? स्थित होता है। और कोई भी लीवर में से कोई भी एंजाइम का स्राव नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लीवर से कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है। अब जो लीवर है, लीवर का काम क्या क्या होता है? लीवर में पित्ताशय पाया जाता है, मतलब नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। लीवर है ना, ये ऐसे एक, मान लीजिए लीवर पाया जाता है, तो यहीं पे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पित्ताशय या फिर गॉल ब्लैडर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर इसको कहा जाता है। ठीक है, जो यकृत की कोशिकाएं होती है ना, या फिर लीवर जिन सेल से मिलकर बना होता है, जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनको क्या बोला जाता है? हिपैटिक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिपैटिक सेल बोला जाता है। ठीक है, अब जो लीवर है वो इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? जहाँ पे वसा का पाचन होता है उसी को क्या बोलते हैं? तो ये जो लीवर होता है ना, ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी जिससे कि वसा का पाचन हो जाए। तो 3-4 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि एंजाइम कोई भी सीक्रेट नहीं होता है लीवर से, लीवर का वजन कितना होता है ये भी क्लियर हो गया, लीवर जिन सेल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? हिपैटिक सेल्स बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया। और जो लीवर है, लीवर क्या करता है? वसा का इमल्सिफिकेशन भी करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। आप ये ध्यान रखिएगा, क्या करता है? इमल्सिफिकेशन, जिससे कि वसा का पाचन हो सके। ठीक, अब हम लीवर के, यकृत के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यकृत क्या करता है? एक तो यहाँ पे देखिएगा, एक एक करके लिखते हैं। ये क्या करता है? बाइल का फॉर्मेशन करता है, यानी जो पित्त रस होता है, पित्त होता है, पित्त का ये क्या करता है? निर्माण करता है या फॉर्मेशन करता है। साथ ही जो लीवर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? जो विष होते हैं ना, जैसे हम खाते टाइम कोई भी जहरीला चीज़, थोड़ा बहुत, ये नहीं कि आप जहर पी के बैठ जाइए और ये बोलिए कि लीवर बचा लेगा, ऐसा नहीं होता। लीवर
क्या है, जो थोड़ी बहुत विषैले पदार्थ होते हैं ना, उनको क्या कर देता है, संग्रहित कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति है वो जहर मतलब उनको स्टोर करने का काम, थोड़ा बहुत अगर वो कोई व्यक्ति टॉक्सिक पदार्थ खा लिया तो उसके डिटॉक्सिफाई का काम करता है, यानी उसको नष्ट करने का काम करता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने जहर खा लिया, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो जहर खा लिया, विषैले पदार्थों को संग्रहित करता है लीवर। अब कोई व्यक्ति जहर खा लिया है तो उसकी जांच कहाँ की होगी, तो जांच होगी लीवर की, क्योंकि जो जहर है उसको स्टोर करने का काम, उसको संग्रह करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। आज हम लीवर के बारे में पूरी जानकारी पढ़ लेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं, ठीक है। और लीवर का और क्या काम है, तो ये हिपैरिन का निर्माण करता है। क्या करता है, हिपैरिन का निर्माण करने का काम करता है। साथ ही लीवर प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन का पाचन करके, जैसे कोई भी प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन को पाचित करेगा, पाचित करके किस में बदल देगा, NH3 अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। फिर अमोनिया को किस में बदल देगा, यूरिया में बदल देगा। तो ये काम किसका होता है, ये होता है लीवर का काम। उसके अलावा लीवर जो है वो जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, उनको संग्रहित करने का काम करता है। जैसे कीड़ा, कीड़ा क्या है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन, इनको स्टोर करने का काम करेगा। साथ ही साथ विटामिन B12 को भी स्टोर करता है, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है, ठीक है। एक मेन काम है, जो लीवर है वो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संग्रहित करता है। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा, और ग्लाइकोजन के रूप में उसको क्या करेगा, स्टोर करने का काम करता है। साथ ही जो लीवर होता है वो डेड RBC को नष्ट करने का काम करता है। क्या करता है, जो डेड RBC हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं लीवर के काम। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काम हम पढ़ लिए, ठीक है। और साथ ही लीवर क्या होता है उसके बारे में पूरी डिटेल भी पढ़ लिए, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग डैश होता है 1.5 से 3.5, 5 से 6, 6 से 8 या 8.5 से 9.5। देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस दिया है, और जो गैस्ट्रिक जूस होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो सबसे पहले आप 6 से 8 और 8.5 से 9.5 काटिए, क्योंकि अगर 8 जा रहा, 7 से ऊपर जा रहा, पीएच स्केल क्या होती है, 1 से लेकर 14 तक होती है। जो 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन। 7 से अगर हम ज़्यादा जा रहे हैं तो कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। और 7 से अगर हम कम जा रहे हैं तो कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो जो 6 से 8, 7 से ज़्यादा जा रहा है तो बेसिक नेचर हो जाएगा, 9 जा रहा है ये तो बेसिक नेचर हो जाएगा, 5 से 6 ये एसिडिक हो सकता है। लेकिन गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका जो पीएच होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है वो, तो 1.5 से 3.5 के लगभग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं जिनका कि पीएच कितना होता है। यहाँ पे देखिएगा, जो बैटरी होती है ना, बैटरी अम्ल का पीएच कितना होता है, 0 से लेके 1, बहुत ज़्यादा वो अम्लीय होता है। नींबू है, नींबू के रस का पीएच कितना होता है, 2 होता है। सिरका, जिसको विनेगर भी बोला जाता है, तो सिरका का पीएच कितना होता है, 3। टमाटर, टमाटर का जो रस होता है, टमाटर के रस का पीएच होता है 4। कॉफ़ी का पीएच कितना होता है, तो कॉफ़ी का पीएच होता है 5। दूध यानी मिल्क का पीएच कितना होता है, तो मिल्क का पीएच होता है आपका 6 से लेके 6.5। अगर प्योर वाटर की बात की जाए, शुद्ध जल, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल एकदम उदासीन होता है। अगर समुद्री जल की बात की जाए तो समुद्री जल कैसा होता है, उसका पीएच 8 होता है। बेकिंग सोडा की बात की जाए, क्या है, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा की अगर बात की जाए तो बेकिंग सोडा का पीएच कितना होता है, 9 होता है। साबुन का जो घोल होता है, साबुन के घोल का पीएच 10 से लेके 11 के बीच में होता है। अमोनिया का जो घोल होता है, अमोनिया के घोल का पीएच कितना होता है, अमोनिया के घोल का पीएच होता है 11 से लेके 12। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनकी पीएच वैल्यू पूछी जाती हैं, तो आप इसको भी एक रफ में नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आँख के लेंस की वक्रता डेड डैश के द्वारा बदल दी जाती है। किसके द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, रेटिना के द्वारा, या फिर सिलियरी मसल्स के द्वारा, या विट्रस जो ह्यूमर होता है, यानी जो एक नेत्र का चाप द्रव होता है उसके द्वारा।
किसके द्वारा बदल दी जाती है? तो आँख की लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो किसके द्वारा बदल दी जाती है? सिलियरी मसल्स के द्वारा बदल दी जाती है। देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताती चल रही। ये क्या होता है? सबसे पहले ये पारदर्शी जो भाग होता है थोड़ा उभरा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉर्निया बोला जाता है। ये पारदर्शी भाग होता है जो पुतली और आइरिस, यहाँ पे पुतली होती है, पुतली और आइरिस के क्या होता है? ऊपर होता है यहाँ पे, या आइरिस वाली मसल्स होती हैं इसके ऊपर होता है। ठीक है, नेत्रदान कॉर्निया का ही किया जाता है और एक व्यक्ति एक बार में 3 लोगों को नेत्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्निया होती है इसमें 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर या 3 परत होती हैं। एक परत को एक बार में दान किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे द्रव भरा रहता है जिसको एक्वस ह्यूमरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमरस बोला जाता है। ठीक है, इसी द्रव के कारण ही ये जो कॉर्निया है थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आता है आइरिस या परिदारता, यहाँ पे होता है। तो आइरिस क्या करता है? आँखों का रंग डिसाइड करता है कि आँखें किस कलर की होंगी, नीली, भूरी, काली, किस तरह की होंगी। साथ ही जो आइरिस होता है ना, ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का काम करता है। ये पुतली को भी नियंत्रित करता है। फिर आ जाते हैं पुतली पे। पुतली क्या होती है? आँख में प्रकाश पुतली से ही होके प्रवेश करता है। जो पुतली है ना, इसी से होके आँख में प्रकाश प्रवेश करता है और पुतली जो होती है वो आइरिस के नियंत्रण में होती है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो पुतली होती है ना वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। पुतली क्या है? प्रकाश को परावर्तित बिल्कुल भी नहीं करती। उसके बाद लेंस होता है। ह्यूमन जो आई होती है उस वहाँ पे कैसा लेंस उपयोग होता है? उत्तल लेंस उपयोग होता है। उसके बाद ये बड़ा सा आँख का गोलक होगा, पीछे यहाँ पे क्या होती है? रेटिना होती है, जो कि क्या करती है? इमेज का फॉर्मेशन करने का काम करती है। लेकिन जो रेटिना में इमेज बनता है ना वो हमेशा कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टी उसकी इमेज बनती है किसी भी वस्तु की। फिर ब्रेन के पास जाता है सिग्नल, फिर ब्रेन क्या करता है? उसको सीधा करके देता है, जिससे हमको जो वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं वो ब्रेन इमेज क्रिएट करके देता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं ये सीलियरी मसल्स क्या होती हैं? जो कि आँख की वक्रता को निर्धारित करती हैं। तो ये क्या है? जो सिलरी मसल्स होती हैं, जब भी सिलियरी मसल्स सिकुड़ेगी, रुकिए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, जब भी ये जो मांसपेशी है क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो लेंस होता है कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। अब मोटा के अलावा क्या हो जाएगा? अधिक वक्र हो जाएगा, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ठीक है, जब अधिक वक्र होगा तो इस कंडीशन में जो पास की वस्तु है वो क्या दिखाई देगी? साफ। पास का क्या दिखाई देगा? साफ दिखाई देगा। और जब भी ये सिलियरी मसल्स क्या होती हैं? रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स यानी फैलती हैं, तो उस कंडीशन में जो लेंस होता है कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है और कम वक्र हो जाता है, यानी वक्रता त्रिज्या उसकी क्या होती है? कम हो जाती है। इस कंडीशन में दूर की वस्तु क्या दिखाई देती है? साफ दिखाई देती है। तो ये 2 चीज़ें आप सिलियरी मसल्स के बारे में याद रखिएगा। इसी को ही क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन ऑफ द आई। क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन ऑफ द आई। अब विट्रस ह्यूमरस क्या होता है? ये भी आपके दिमाग में आया होगा कि जो विट्रस ह्यूमरस होता है ये क्या होता है। तो देखिए ये लेंस हमने पढ़ा था ना, तो ये जो गोला होता है ना, गोला के अंदर यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है उसी को क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमरस होता बोलते हैं। ये एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी भाग होता है, जो कि प्रकाश को अपने आप में से पास होने देता है और रेटिना तक प्रकाश को पहुंचाने का काम करता है। साथ ही जो विट्रस ह्यूमरस होता है वो रेटिना को सहारा देने का काम भी करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा पूरा ह्यूमन लेंस मानव नेत्र कंप्लीट हो गया। कॉर्निया क्या होती है? रेटिना क्या होता है? पुतली क्या होता है? आइरिस क्या होता है? विट्रस ह्यूमरस क्या होता है? और जो एक्वस ह्यूमरस होता है वो भी क्या होता है? लेंस क्या होता है? सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ ली है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ जो रोग पैदा करने वाले जीव को वहन करने में सक्षम है? कौन सा ऐसा निर्जीव वस्तु या पदार्थ है जो रोग का वहन करता है? कैरियर, जिसको वाहक बोला जाता है, वेक्टर, फॉर्माइड या फिर पैथोजन। क्या होता है? पैथोजन को रोगजनक भी कहा जाता है। तो कैरियर क्या होता है? ऐसे जीव जिनमें जीवाणु तो मौजूद होता है लेकिन वो खुद बीमार नहीं दिखते हैं, दूसरे को बीमार कर देते हैं। खुद तो बीमार नहीं दिखते हैं लेकिन दूसरे को बीमार कर देते
लेते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, कैरियर बोला जाता है। वेक्टर या फिर वाहक, वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे पैथोजन होते हैं, ये वेक्टर क्या है, एक प्रकार के पैथोजन हैं। तो ऐसे पैथोजन होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया कौन फैलाता है, एनाफिलीज फैलाता है ना। एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है, एनाफिलीज जो मच्छर होता है, वो क्या करता है, मलेरिया का वाहक होता है, मलेरिया का वहन करता है। तो किस में आ जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा। फॉर्माइट क्या होता है, यही इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। फॉर्माइट क्या है, ऐसा निर्जीव पदार्थ है जो कि क्या करता है, रोग को, जिसके माध्यम से रोग फैलते हैं, वो क्या है, फॉर्माइट कहलाता है। जैसा कि तौलिया, एक व्यक्ति का यूज किया हुआ तौलिया, अगर एक बीमार व्यक्ति का तौलिया कोई दूसरा अच्छा व्यक्ति भी यूज कर लेता है तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। लेकिन तौलिया क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। कपड़े, कपड़े भी ऐसे आप एक्सचेंज करते हैं, उसमें भी दिक्कत हो जाती है। दरवाजे का हैंडल, मतलब ऐसी निर्जीव चीज़ें जिनको अगर कोई रोगी व्यक्ति छू दिया ना, उसको नॉर्मल व्यक्ति यूज करता है तो वो बीमार पड़ जाएगा। वही किसके अंतर्गत आता है, फॉर्माइट के अंतर्गत आता है। पैथोजन क्या होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि रोग को पैदा करते हैं। जैसे टीबी, टीबी को कौन पैदा करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये टीबी को पैदा करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, टीबी के पैथोजन कहलाएंगे। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबियासिस एक ऐसा रोग है जिसमें रोगाणु प्रभावित करते हैं, हार्ट को प्रभावित करते हैं, लंग्स यानी फेफड़े को प्रभावित करते हैं, आंत को प्रभावित करते हैं या फिर ब्रेन को प्रभावित करते हैं। तो अमीबियासिस क्या होता है, अमीबियासिस एक आंत को प्रभावित करने वाला रोग होता है जो कि किसके कारण होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण ये रोग होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। और कौन से परजीवी के कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, ठीक है, हिस्टोलैटिका, ठीक है। इस परजीवी के कारण अमीबियासिस रोग होता है। अब जो अमीबियासिस रोग है ये फैलता कैसे है, तो दूषित पानी से फैलता है। अगर इम्प्योर वाटर है, दूषित पानी है तो उससे भी फैल जाएगा। गंदा या संक्रमित भोजन से फैलता है, अगर खराब भोजन है तो उससे भी अमीबियासिस रोग फैल जाएगा। कुल मिला के ये स्वच्छता न होने की वजह से फैलता है। अगर स्वच्छता, खराब स्वच्छता है तो उसकी वजह से अमीबियासिस रोग हो जाएगा। अब इसके लक्षण क्या हैं अमीबियासिस रोग के, तो लक्षण है आपका पेट दर्द, बहुत ज़्यादा पेट दर्द इसमें होता है, दस्त होता है, कभी कभी दस्त के साथ खून या फिर म्यूकस भी देखने को मिलता है। कमजोरी, अब जब दस्त होगी तो कमजोरी भी आएगी और कमजोरी के साथ साथ आपको बुखार भी देखने को मिलता है। तो ये सब किसके लक्षण हैं, ये हैं अमीबियासिस के लक्षण। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो आप साफ सुथरा पानी पीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन करिए जो कि स्वच्छता भरा हो, यानी गंदा दूषित भोजन ना हो, तो उससे क्या है अमीबियासिस से बचा जाता है। और अमीबियासिस प्रभावित किसको करता है, तो किसको करता है, आंत को, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हल्के से मध्यम निर्जलीकरण का लक्षण नहीं है। हल्के से मध्यम निर्जलीकरण मतलब कि जो कम से मीडियम के बीच में जो डिहाइड्रेशन होता है उसका लक्षण कौन सा नहीं है। तो देखिए जो कम से, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, शुष्क चिपचिपा मुंह, शुष्क चिपचिपा मुंह 2 बार लिख दिया है। एक है धंसी आंखें, तीसरा है प्यास और चौथा है नो यूरिन आउटपुट, ठीक। तो जो हल्के से मध्यम अगर कोई डिहाइड्रेशन हुआ है, यानी कम डिहाइड्रेशन, अगर इसको आप नॉर्मल भाषा में बोलिए तो अगर कम डिहाइड्रेशन हुआ है तो आपका मुंह सूखेगा, मुंह चिपचिपा सा रहेगा, और उसके अलावा क्या होगा, आपकी आंखें भी धसी धसी रहेंगी, और उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा है कि आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन नो यूरिन आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, हाई डिहाइड्रेशन के लक्षण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, हाई डिहाइड्रेशन के लक्षण हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा निर्जलीकरण है, अगर मूत्र ही बाहर नहीं निकल रहा तो ये बहुत ज़्यादा निर्जलीकरण का लक्षण हो जाएगा। तो यही क्या है, हल्के से मध्यम जो निर्जलीकरण है उसका लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओवरऑल रिहाइड्रेशन स्कीम, ओरल रिहाइड्रेशन स्कीम, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ओवरऑल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन डेबी की इकाई है? डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ जिसको बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड एंथैल्पी या फिर चालक एंथैल्पी या लैटिस एंथैल्पी बोला जाता है। तो डेबी किसकी इकाई होती है? डेबी इकाई होती है डाइपोल मोमेंट की। डेबी किसकी? द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट की इकाई होती है, जिसमें जो अणु होते हैं ना वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक आवेश वाले भी होते हैं। यानी ये जो अणु होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को क्या करते हैं? सेपरेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट या पृथक्करण करने का काम करते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी इकाई क्या हो जाएगी? डेबी। बॉन्ड लेंथ की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। बॉन्ड एंथैल्पी की इकाई क्या होती है? किलो जूल प्रति मोल होती है। वहीं पर लैटिस एंथैल्पी की इकाई क्या होगी? किलो जूल प्रति मोल होती है। तो ये कुछ इकाइयां हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कैथोड डेड डैश का बना होता है। किसका बना होता है? शुद्ध धातु प्योर मेटल का बना होता है, अशुद्ध धातु इम्प्योर मेटल का बना होता है, या मिश्र धातु अलॉय का बना होता है, या मेटालिक सॉल्ट का। किसका बना होता है? यानी धात्विक लवण का। जो रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक में रिफाइनिंग में कैथोड जो होता है वो किसका बना होता है? तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है इसमें जो कैथोड है वो किसका बना होता है? प्योर मेटल या शुद्ध धातु का बना होता है। देखिए, जो एनोड है, एनोड किसका बना होता है? इम्प्योर मेटल यानी अशुद्ध धातु का बना होता है। किसका? इम्प्योर मेटल अशुद्ध धातु का बना होता है। वहीं पे जो कैथोड होता है, कैथोड किसका बना होता है? कैथोड बना होता है प्योर मेटल का। किसका? प्योर मेटल का बना होता है, शुद्ध धातु का बना होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो प्रोसेस होती है इसमें जो एनोड होता है ना, एनोड से धातु खुलकर कहाँ पे आती है? कैथोड पर शुद्ध धातु के रूप में जमा होती है। उदाहरण के रूप में कॉपर की शुद्धि किसके द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा फल पोटेशियम से भरपूर होता है? केला, बनाना, ऑरेंज, पियर यानी नाशपाती जिसको बोलते हैं, या फिर मैंगो यानी आम। कौन सा फल है जिसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बनाना। जो केला होता है यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या करता है? जो मसल्स होती हैं हमारी ना, मसल्स के लिए और जो तंत्रिका कार्य होते हैं यानी नर्वस सिस्टम के जो भी कार्य होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। ऑरेंज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑरेंज में पाया जाता है विटामिन सी। जो नाशपाती होती है इसमें फाइबर अधिक होता है। क्या पाया जाता है? फाइबर। और जो मैंगो होता है यहाँ पे विटामिन ए पाया जाता है और उसके अलावा विटामिन सी अधिक पाया जाता है। और यहाँ पे पोटेशियम पूछा था, तो पोटेशियम किस में पाया जाता है? बनाना यानी केला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ से बनी सीवेज अशुद्धता नहीं है? नाइट्रेट, फॉस्फेट, यूरिया या फिर मेटल सॉल्ट। कौन सी है जो अकार्बनिक पदार्थ से बनी सीवेज अशुद्धि नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। सीवेज में क्या हुआ? अकार्बनिक अशुद्धि जैसे क्या क्या? देखिए, अकार्बनिक अशुद्धि क्या होती है कि सीवेज में नाइट्रेट प्रेजेंट हो, सीवेज में फॉस्फेट प्रेजेंट हो, सीवेज में मेटल सॉल्ट प्रेजेंट हो, तो ये सब क्या कहलाती हैं? अकार्बनिक अशुद्धि है। लेकिन जो यूरिया है, यूरिया क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, इसमें अकार्बनिक अशुद्धि नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर रोग जिसको घेंघा भी बोलते हैं किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम या फिर आयोडीन। ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये तो कॉमन सा प्रश्न है, पर आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाइटर एक रोग है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? सूज जाती है। थायराइड ग्लैंड में सूजन देखने को मिलता है, यानी गर्दन में सूजन देखने को मिलता है। और ये अक्सर किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। अगर जो भी फूड सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, जो भी भोजन ले रहे हैं, उसमें आयोडीन की कमी है तो कौन सा रोग हो जाता है? ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड हार्मोन का अगर असंतुलन भी होता है ना, थायराइड ग्लैंड से थायराइड जो हार्मोन निकलता है वो भी अगर इम्बैलेंस होता है तो उससे भी क्या होता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है? गर्दन में सूजन, हम पढ़ चुके हैं। क्या हो जाता है? गर्दन में सूजन हो जाता है। जब भी हम फूड निकलते हैं ना तो निकलने में परेशानी होती है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती
है। तो ये सब किसके लक्षण हैं? ग्वाइटर यानी घेंघा रोग के लक्षण हैं। अगर पूछा जाए कि ग्वाइटर किस ग्लैंड से संबंधित है, तो थायराइड ग्लैंड से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं। भले ही प्रश्नों की संख्या कम हो, लेकिन हर एक प्रश्न से हम लगभग 3 से 4 चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न से हम 3 से 4 चीज़ें ऐसे पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगी। तो लगभग अगर देखा जाए तो हम 40 से 50 प्रश्न एक आधे घंटे की क्लास में कवर कर रहे हैं। तो ये जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं आप उसको रफ में नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।